नमस्कार दोस्तों, 4 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों। जिस को भी इस डिस्कशन की पीडीएफ चाहिए अपने नोट्स मेकिंग के लिए, तो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पे मेरे ब्लॉग पे जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ईयर ऑन आर्टिकल 370 एंड कश्मीर मिथ मेकिंग। सबसे पहले इस आर्टिकल के राइटर को देख लीजिए। हैप्पी मैन जैकब जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। आप समझ ही सकते हैं गवर्नमेंट के फेवर में तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, अ चेंज दैट हिट फेडरलिज्म इंक्लूजन। इस आर्टिकल को लिखा है MY तरीगामी जी ने। अब इनके बाद नाम तो नहीं जानते होंगे, लेकिन देखिए ये CPIM के सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं। तो अब CPIM पार्टी के हैं, मतलब इनकी आइडियोलॉजी पूरी की पूरी लेफ्टिस्ट है, राइट विंग आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होगी। और तीसरा आर्टिकल टाइम टू अनलॉक। ये 3 आर्टिकल्स दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से डील करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की प्रेजेंट पोजीशन के बारे में बताया गया है। पिछले साल 5 अगस्त को जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड को खत्म कर दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, इसके क्या क्या नुकसान है ये बताया गया। अब आइडियोलॉजी मिसमैच हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया था तो मुझे भी अच्छा लगा था, बट वो मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी है। आपकी अलग हो सकती है, ऑथर्स की अलग हो सकती है। हमारा काम एज अ सिविल सर्वेंट क्या है, या फिर सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी करना क्या है, कि भाई जो व्यू पॉइंट्स ये ऑथर्स दे रहे हैं, जो प्रॉपर कहते हैं ना कि स्टेटमेंट्स ये ऑथर दे रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें और आगे बढ़ें, और वो हम लोग करेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल हम लोग बात करेंगे वो है टॉक्सिक ब्रू। रिसेंटली पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, तरन तारण और अमृतसर और आसपास के 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पूरियस लिक्वर कंजम्पशन की वजह से 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो गई है। तो पंजाब के नक्शे पे इन डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे, साथ साथ कैसे इस चीज को रोका जा सकता है। ये जो इलीगल लिक्वर की वजह से जो मौतें हो रही हैं, इनको रोका कैसे जा सकता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको देखेंगे। फिर भैया एक आर्टिकल है द कंजर्वेटिव चैलेंज टू हिंदुत्व। बिल्कुल ही रिलीजन पे बेस्ड है, सीधे सीधे छोड़ दे रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कैसे भी आपको काम आएगा। जो छोटी बहुत एग्जाम की चीजें हैं वो किसी ना किसी और आर्टिकल में कवर हो ही जाएंगी, इसलिए इसको सीधे सीधे ड्रॉप। नेक्स्ट आर्टिकल, अ बिग डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट। यहां तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की बात की गई। देखिए तमिलनाडु में इलेक्शंस होने वाले हैं 5 अगस्त से। तो वहां पे जो भी पार्टीज इलेक्शन में लड़ रही हैं, उनका पार्टी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो पिछले कुछ सालों से कैसे चेंज हुआ है, इसके बारे में बातचीत की जा रही है। अब एग्जैक्टली कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके कौन से लीडर हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक फैक्टर इंपॉर्टेंट निकल के आता है, जो कि मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा पीपीटी में। आप पीपीटी सेव करके बाद में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और कहीं पे इस्तेमाल भी कर सकते हो उसको बाद में। ठीक है, तो बस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इस आर्टिकल से निकल के आता है जो बता दूंगा, बाकी आर्टिकल काम का है नहीं। श्रीलंका का नक्शा एक बार देख लेंगे। और जो फाइनल आर्टिकल देखेंगे वो है प्रॉफिटेरिंग ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। इस आर्टिकल को लिखा है MP नथनाल जी ने। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं CRPF से। बहुत ही सिंपल भाषा में दोस्तों इन्होंने आर्टिकल लिखा है। बहुत ही सिंपल भाषा में इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अमेंड करने की बात कही है। तो क्या कहा है इसे देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। मोस्ट प्रोबेबली आज का जो डिस्कशन है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों जो लोग करंट अफेयर्स के डिस्कशन का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा रुकिए, करंट अफेयर्स का डिस्कशन आएगा। मैं संडे अपलोड कर रहा हूँ अभी डेमो के बेसिस में। मैं वीडियो का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, एवरेज व्यू टाइम देख रहा हूँ, वो भी आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब शुरुआत करते हैं ईयर ऑन आर्टिकल 317 कश्मीर में थे। आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव कर दिया गया है, 35A को एब्रोगेट कर दिया गया है। और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, सब हेडिंग क्या है इस आर्टिकल की। द अगस्त 5 डिसीजन हैज लेड टू अ स्टेट वेयर इन द वेरी बेसिस ऑफ अ पोटेंशियल स्टेप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हैज बीन अंडन। यानी कि ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने ये जो आर्टिकल 370 को हटाया है, उससे जो थोड़े बहुत चांसेस थे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, उन चांसेस को आपने खत्म कर दिया। सबसे पहले तो मैप देखते हैं। देखिए ये मैप आपको नजर आ रहा है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख क्या है और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है, ये आपको दिख गया है। अनफॉर्चुनेटली इसमें से एक बहुत बड़ा इलाका हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि पाकिस्तान के पास है। तो ये हरा वाला इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये लाल वाला इलाका अक्साई चिन चाइना के कंट्रोल में है, और ये छोटा सा इलाका जो यहाँ पे है ये पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है ऑक्यूपेशन पे। अगर आप ईस्टर्न फ्रंट पे ये वाली बाउंड्री देखेंगे तो जो चाइना के साथ है अक्साई चिन में, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और वेस्टर्न फ्रंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो लाइन पाकिस्तान के साथ है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LOC और LAC के बीच का फर्क भी आपको यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। LAC चाइना के साथ, LOC पाकिस्तान के साथ। आप देखिए
ऑथर यहाँ पे शुरुआत किस तरीके से कह रहा है? ऑथर कह रहा है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पे मिथ्स बहुत सारे हैं। मिथ मतलब झूठी सोच। मिथ क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज के बारे में कुछ सोचते हैं बट वो सच नहीं है, तो उसको मिथ बोला जाएगा। तो भैया हमारे साइकी का, हमारी फिलॉसफी का, हमारे माइंड्स का, मतलब वो लोग जो कश्मीर में नहीं रहते हैं, कश्मीर से बाहर रहते हैं, उनके माइंड में कश्मीर के बारे में कुछ मिथ्स है। पहली मिथ क्या है? मेस्मराइजिंग ब्यूटी यहाँ पे। दूसरी क्रॉस बॉर्डर टेरर। तीसरा डीप स्टेट्स एंड देयर एजेंट्स। चौथा वॉर एंड हीरोइज्म। वॉर किस टर्म्स में? कि जो भाई बेलिजरेंट्स है वो वॉर कर रहे हैं। हीरोइज्म किस टर्म्स में? जो हमारी आर्मी है वो इस इलाके को बचा के रख रही है। मैं तो दोनों फैक्टर्स के साथ वाक्य रखता हूं, जरूरी नहीं है बाकी लोग भी मेरे साथ एग्री करें। अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जेएनके की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत करी जा रही है। और यहाँ पे हमारे जो माननीय होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी, उनके एक स्टेटमेंट को यहाँ पे कोट किया जा रहा है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोल दिया कि जो कुछ भी टेररिज्म हो रहा है आपका जेएनके में, वो किस वजह से हो रहा है? आर्टिकल 370 और 35A की वजह से हो रहा है। तो अगर आर्टिकल हम 370 को हटा दें और 35A को हटा दें तो टेररिज्म नहीं होगा। जो हैप्पीमैन जैकब जी हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये सच नहीं है, ये गलत है। और इस तरीके की फीलिंग केवल अमित शाह जी की नहीं है, एक्चुअली पूरे इंडिया के लोगों की है। ऐसा यहां पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि टेररिज्म 370 की वजह से नहीं है, 35A की वजह से नहीं है। इनफैक्ट 370 की वजह से तो टेररिज्म थोड़ा कंट्रोल में था, अब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज हैप्पीमैन जैकब इज ट्राइंग टू से इन दिस आर्टिकल। अच्छा, हैप्पीमैन जैकब जी ने अपने फेवर में स्टेटमेंट्स क्या दिए, अपने पॉइंट के फेवर में स्टेटमेंट क्या दिए कि देखिए 370 की वजह से जेएनके में बहुत कुछ अच्छा हुआ। सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ 1950s में, जो भी लैंड रिफॉर्म्स हुए जेएनके में वो आर्टिकल 370 की वजह से हुए। फिर वो ये बोल रहे हैं कि सेंटर का जो स्टैंस है कि जो जेएनके में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है वो 370 की वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये बात भी गलत है। ऐसा कौन कहने की कोशिश कर रहा है? हैप्पीमैन जैकब बोल रहे हैं। हैप्पीमैन जैकब जितने भी पॉइंट सेंटर दे रहा है उसके अगेंस्ट में अपने पॉइंट दे रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बाकी सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने क्या बोला कि देखिए भैया ये 370 लगा हुआ, 35 लगा हुआ, जिसकी वजह से प्राइवेट एंटरप्राइजेस नहीं जा पाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, बाहर से लोग नौकरी करने नहीं जा पाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर रह नहीं पाते हैं क्योंकि मिलिटेंसी बहुत ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जमीन नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे हैप्पीमैन जैकब जी क्या बोलते हैं? बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने अपने ऑपरेशंस को चलाया है स्टेट में, उनको लीज किया है उन्होंने लैंड वहां के लोगों के साथ, और उस लीज के बेसिस पे अपने बिजनेस को चला रहे हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी स्टेट में काम कर रहे हैं। इसका तो एग्जांपल मैं आपको खुद ही बता देता हूं दोस्तों। मैं लगभग 5 या 6 साल बाद पहले श्रीनगर गया था जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पे एक पीजीसीएल की कॉलोनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कॉलोनी। तो उस कॉलोनी में मैं जाके मैं रुका था वहां पे। तो यहाँ पे हैप्पीमैन जैकब क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी वहां पे स्टेट में काम कर रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स स्टेट में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वहां पे मिलिटेंसी है। लेकिन हैप्पीमैन जैकब क्या बोल रहे हैं कि ये मिलिटेंसी की वजह आर्टिकल 370 नहीं है, आर्टिकल 35 नहीं है। अब अगर आर्टिकल 370 मिलिटेंसी की वजह नहीं है तो क्या है, ये बात हैप्पीमैन जैकब ही जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूं व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। दो तरीके के डेफिसिट सुने होंगे आपने, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का एक छोटा सा पार्ट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। जो रनिंग में खर्चा आता है ना दोस्तों, उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सरकारी नौकरी में आते हो, ज्वाइन करते हो, तो मान लीजिए आप आईएएस बन गए या आईपीएस बन गए कल की डेट में और आपको सैलरी आने लगी, तो वो सैलरी सरकार का रनिंग खर्चा है, मतलब वो सरकार को देना ही देना है। तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, वो सरकार का रनिंग खर्चा है, वो देना ही देना है। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट आता है। तो जितना पैसा आपके पास आया और जितना खर्चा हुआ, तो अगर आया कम और खर्चा ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगी? रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगी। अगर इस रेवेन्यू डेफिसिट को कैपिटल डेफिसिट से या कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप जोड़ दो तो फिस्कल डेफिसिट बन जाएगी। सिर्फ फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में फर्क यह है कि फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू वाला एंगल भी आ जाता है, कैपिटल वाला एंगल भी आ जाता है। रेवेन्यू मतलब डेली मर्रा रोजमर्रा के खर्चे, कैपिटल मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स हम बनाते हैं उसकी बातचीत। तो कोई एक नई इंडस्ट्री बनाई जाती है तो फिर वो कैपिटल डेवलपमेंट में आ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी जो इंडस्ट्री बनाई गई है उसके खर्चे के लिए पैसा खत्म किया जा रहा है तो वो रेवेन्यू में आ जाएगा।
तो डेली मर्रा का खर्चा रेवेन्यू होता है, और डेली मर्रे के खर्चे को अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर से जोड़ दो तो फिस्कल होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं दोस्तों आपको, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फिस्कल में आता है, रेवेन्यू में नहीं आता है दोस्तों, ये फर्क है दोनों में। ओके, तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है तो मतलब हम लोग लोन्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारी रेवेन्यू डेफिसिट्स कम है। चलिए, ये तो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये बोला जा रहा है कि देखिए J&K गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो ज्यादा रही है, और वो सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब इसके बहुत से दूसरे रीजंस बता रहे हैं। ये ऑथर बोल रहा है कि देखिए रेवेन्यू डेफिसिट तो ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी की वजह से। अब ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्लोटेड का मतलब होता है बड़ी ब्यूरोक्रेसी, पैम्पर्ड ब्यूरोक्रेसी। तो मतलब जो IAS IPS या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल J&K में रहते हैं, उनके ऊपर खर्चा होता है, उनकी सैलरी पे खर्चा होता है, उनके एक्सपेंसेस पे खर्चा होता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब जो भी सरकार पैसा दे रही है जम्मू एंड कश्मीर को, वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के पास जा रहा है, लोगों के पास नहीं जा रहा है। तो हैप्पीमैन जैकब जी यहाँ पे लॉजिक दे रहे हैं कि सरकार बोलती कि J&K के पास पैसा आ रहा है, लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है और गवर्नमेंट लोगों को नहीं दे रही है। तो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है वो लोगों तक ना पहुंच के गवर्नमेंट में खत्म हो जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी में खत्म हो जा रहा है। ये सब बातें बोली गई हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट की इकोनॉमी या जनरल पॉपुलेशन के लिए कुछ भी नहीं किया, ये भी बोल रहे हैं हैप्पीमैन जैकब जी। फिर हैप्पीमैन जैकब जी एक और चीज बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉजिक दिया कि 370 और 35 से हटा दिया जाएगा तो डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट आएगा तो हम मिलिटेंसी को और इंसर्जेंसी को हटा पाएंगे। कुछ हद तक ये पॉइंट देखिए सही है दोस्तों। 370 और 35A तो 1947 से चल रहे हैं। क्या अब तक कुछ हुआ जम्मू एंड कश्मीर में? क्या अब तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई जम्मू एंड कश्मीर में? बिल्कुल नहीं हुई। तो जरूरी है देश को जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ा जाए, उसके लिए 370 हटाया गया। तो लॉजिक क्या दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? डेवलपमेंट आएगा। मेरे हिसाब से वो लॉजिक सही है। लेकिन हैप्पीमैन जैकब जी क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, डेवलपमेंट मिलिटेंसी और अर्जेंसी को एक लिमिट तक ही हटा सकता है, और हम डेवलपमेंट करेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। आवर कंट्री इज अ कैश ट्रैप कंट्री। तो कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें सिर्फ डेवलपमेंट का एंगल नहीं आता, और भी एंगल्स आते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, पॉलिटिको एथनिक डिमांड्स, इंक्रीजिंग रेडिकल रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, पाकिस्तान अनरिलेंटिंग इंटरफेरेंस। देखिए पाकिस्तान का इंटरफेरेंस तो है कश्मीर वैली में, नो डाउट, वो अभी भी रहने वाला है, वो पहले भी था। लेकिन और भी चीजें बताई जा रही, पॉलिटिको एथनिक डिमांड्स, इंक्रीजिंग रेडिकल रेडिकलाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। तो ऑथर बोल रहा है कि सिर्फ डेवलपमेंट का बात बोल के आप बाकी सारे फैक्टर्स को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे ऑथर ने बोली हैं, कितनी सही है कितनी गलत है ये तो अब आप ही को डिसाइड करनी है। इसी के पैरेलल एक और आर्टिकल है, चेंज दैट हिट फेडरलिज्म इंक्लूजन। यहाँ क्या बोल रहा है? द आइडिया दैट आर्टिकल 370 वीकेंड द इंडियन यूनियन इज एरोनियस एंड अगेंस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पे एक पर्सन है बलराज पुरी जी, उनको कोट किया गया। एक बड़े स्कॉलर रहे हैं J&K के, बलराज पुरी। इनकी मृत्यु हो गई 2014 में। बलराज पुरी ने 2 कोर आइडियाज दिए जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। पहला, पीस वुड नॉट इंश्योर इन J&K विदाउट गारंटिंग रिस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर इट्स पीपल। यानी जब तक लोगों को आप डेमोक्रेटिक राइट नहीं दोगे तब तक पीस नहीं आएगा J&K में। दूसरा, टू इंश्योर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल वुड बी रिगरस परस्यूट ऑफ फेडरलिज्म विद इन द स्टेट। मतलब स्टेट में फेडरलिज्म मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा ताकत देना ताकि वो सेल्फ गवर्न कर सके। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, और इस पॉइंट पे जो इस आर्टिकल के राइटर हैं मिस्टर MV तरीगामी जी, जो कि आपकी जो कुलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी है J&K की लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके 4 बार मेंबर रह चुके हैं। तो मतलब कई सालों तक ये MLA रह चुके हैं आपके J&K में। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो बलराज पुरी जी के जो 2 सिद्धांत हैं, एक फेडरलिज्म के और डेमोक्रेटिक राइट्स के, इसके बिना जम्मू एंड कश्मीर डूम हो जाएगा। अब ये 2 राइट्स हटा दिए गए हैं आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। तो इन राइट्स को वापस लाने की बात करी जा रही है। देखिए यहां पे बात यह है दोस्तों, डेमोक्रेटिक राइट्स, ऑथर साफ साफ बोल रहा है कि जितना ज्यादा डेमोक्रेटिक राइट्स आप कश्मीर के लोगों को दोगे उतना ही ज्यादा कश्मीर के लोगों को यह लगेगा कि वो इंडिया के पार्ट है। बट क्या यह बात पूरी तरीके से सही है? ऑलरेडी 370 के अंदर कश्मीर के लोगों को बहुत सारे राइट्स मिले थे। अभी भी जब 370 हटा दिया गया है, कश्मीर की जॉब्स के लिए डोमिसाइल जरूरी है, कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डोमिसाइल जरूरी है,
बस डोमिसाइल को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो काफी समय से रह के जम्मू एंड कश्मीर में नौकरी कर रहे थे उनको डोमिसाइल मिल सकता है। वहां के लोगों को अभी भी डोमिसाइल मिल रहा है। जो लोग बहुत समय से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे थे उनको भी डोमिसाइल दिया गया। तो अभी भी आप जेएनके में जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो, अभी भी आप जेएनके में जाके सीधे सीधे बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, जॉब नहीं ले सकते हो वहां के गवर्नमेंट की, आपको डोमिसाइल चाहिए वहां का। तो डेमोक्रेटिक राइट्स देखा जाए मेरे हिसाब से तो अभी भी हैं कश्मीर में, लेकिन ऑथर यहां पे किसी और तरीके के डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहा है। यानी कि कश्मीरी जो कि पूरे देश में जाके, इंडिया में कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, उनके स्टेट में कोई दूसरा पर्सन जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। दिस इज बेसिकली द डेमोक्रेटिक राइट्स विच द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट हियर। और अगर इस तरीके के राइट्स आप दोगे तो सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आएंगी ही आएंगी। कभी भी इंडियन यूनियन के साथ यूनियन नहीं हो पाएगा। वो तभी हो सकता है जब देश के सारे लोग बराबर हो। तो जो डेमोक्रेटिक राइट्स ज्यादा देने की बात कही गई है, फेडरलिज्म ज्यादा देने की बात कही गई है, वो प्रेजेंट स्टेटस में भी दी जा सकती है। लेकिन यहां पे ऑथर क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, और डेमोक्रेटिक राइट्स देंगे तभी कश्मीर के लोग इंडिया का फील करेंगे, और फेडरलिज्म देंगे तभी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो पाएगा। ये ऑथर यहां पे कह रहा है। तो अब इतना कह रहा है तो इसके आगे अब क्या ही बात की जाए, और इतना ही काम का भी था इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं, टाइम टू अनलॉक। ये आर्टिकल तो भैया इसका कोई ऑथर नहीं है, सीधे ही सीधे बोल रहा है कि जेएनके को उसका स्टेटहुड वापस दो, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करिए। देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फॉर्मल और इनफॉर्मल डिटेंशन में रखा गया है। 5 अगस्त के बाद से पाकिस्तान ने इंसर्जेंसी को कश्मीर में पूरे दम पे प्रमोट किया है। हमारा अक्सर ही जिनके साथ बवाल चल रहा है। अब आप कश्मीर के अगर मैप को देखो दोस्तों, यहां देखिए कश्मीर के मैप को, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो इंटरनल जम्मू एंड कश्मीर जो है, यहां पे हम बवाल को अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऑब्वियस ही बात है, जब यूनियन टेरिटरी बनाया था दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर को, तो उस समय पे जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स को उनको डिटेंशन में रखा था। अभी लास्ट वीक एक न्यूज आई, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो वहां की लीडिंग पार्टी थी, और उनकी जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, इनको डिटेंशन में रखा गया है। और इनके डिटेंशन को 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है अंडर जेएनके पब्लिक सेफ्टी एक्ट। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अगर ये मैम बाहर आती हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो जम्मू एंड कश्मीर के राइट्स के लिए धरना प्रदर्शन करेंगी, जो कि इस समय के माहौल में सही नहीं है, जब पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है कश्मीर में, और लद्दाख बॉर्डर पे हमारा इतना बवाल चल रहा है चाइना के साथ। तो आप देखोगे कश्मीर में बहुत सारे लीडर्स को, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हो, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हो, उनको डिटेंशन में रखा गया है, फॉर्मली और इनफॉर्मली। अब यहां पे ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, जिस तरीके से आपने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को हटाया है, द ड्यूबियस लेजिस्लेटिव रूट, वो गलत है। दूसरी बात, वहां की आबादी के ऊपर आपने जो कम्युनिकेशन के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो गलत बात है। तो आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में बहुत समय से इंटरनेट बैन है, 3G 4G वहां चल ही नहीं रहा है। अच्छा देखिए, इससे लोगों को नो डाउट प्रॉब्लम हो रही है, सच में कश्मीर के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए इंटरनेट नहीं मिल रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, लॉकडाउन लग गया, आदमी को एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट ही होता है, तो भाई पिक्चर वगैरह देख ली, वो भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट बंद है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है? पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान ट्विटर पे, फेसबुक पे हेट कैंपेन्स चलाता है। वो हेट कैंपेन्स अगर जम्मू एंड कश्मीर के सोशल मीडिया पे पहुंचेंगे तो लोग भड़केंगे, तो इंटरनल डिस्टरबेंस बढ़ेगा कश्मीर में। इस बेसिस पे सेंटर ने इंटरनेट को बैन कर रखा, और कुछ हद तक सेंटर का स्टैंड सही भी है। लेकिन ऑथर यहां क्या बोलना है? जिस तरीके से कश्मीर के स्टेटस को बदला गया, जिस तरीके से कम्युनिकेशन के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए जेएनके के लोगों पे, इस बात से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है ना, इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो कमजोर होते हैं। दूसरी बात ऑथर यहां भी बोल रहा है कि जो जुडिशरी है, जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो इस बात पे बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, जब वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और सरकार का ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है। जबकि इस इश्यू को भी मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे जो जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट पे पिटीशंस आई हैं, उस पर बातचीत करी है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, जब जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, तो ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक केस आना बाकी है कि क्या ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली डिसीजन यही आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो भाई अब एक डिमांड ये निकल के आ रही कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर की जेलों में, उनको छोड़ा जाए। ये एक इंपॉर्टेंट
चीज यहां से निकल के आती है, और लिमिटेड तौर पे जो लोग हैं वहां पे उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, उसको स्टार्ट किया जाए। दो चीजें यहां पे जरूरी हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस की इन दोनों चीजों को करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में बिगड़नी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है टॉक्सिक ब्रू, लिक्विड ट्रेजेडीज कैन बी प्रिवेंटेड इफ स्टेट्स क्लोज द गैप फॉर हूच। हूच क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये आपको पंजाब का मैप दिख रहा है दोस्तों, यहां पे तरन तारण साहिब डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर, गुरदासपुर, यहां पे बहुत सारे लोगों की हो गई देखियो मृत्यु। ठीक है, 100 से ज्यादा लोगों की यहां पे मौत हो गई। आपको दिख रहा है यहां पे वेस्टर्न एज पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बहुत ह्यूज स्केल पे जो ड्रग है वो पंजाब के अंदर स्मगल की जाते हैं। तो नारकोटिक ड्रग अब्यूज की प्रॉब्लम बहुत है पंजाब में, ये तो हम और आप जानते ही हैं ऑलरेडी। इस पे पिक्चर भी बन चुकी है, शाहिद कपूर हीरो थे, मैं पिक्चर का नाम भूल गया हूं। ओके, और उसके ऊपर से ये स्पूरियस लिक्विड का केस। अब यहां पे हमको दो चीजों को समझना है, इन दो वर्ड्स का लिया गया है इस आर्टिकल में, जिसका हमें मतलब समझना। एक तो हूच, हूच मतलब होता है एक ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक जो इंफीरियर क्वालिटी की है, इलिसिट है, यानी लीगल विस्की नहीं है, उसको इलीगल डिस्टिलरी में बनाया गया है। अब जब किसी लिक्वर को लीगल डिस्टिलरी में बनाया जाता है तो वहां पे उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, सरकार देखती है कि भाई डिस्टिलरी सही है कि नहीं है, लिक्वर सही तरीके से बन रही है कि नहीं बन रही है। लेकिन जब वो डिस्टिलरी इलीगल होती है ना, तो हो सकता है कि जो अल्कोहल उसमें यूज किया गया हो वो डीनेचर्ड हो। वैसे तो इथेनॉल से बनाई जाती है, लेकिन इथेनॉल को अगर आप डीनेचर्ड कर दो तो वो थोड़ा थोड़ा मीथेनॉल जैसा हो जाता है, और मीथेनॉल पॉइजनस होता है। पीने वाले अल्कोहल में हम एथेनॉल यूज करते हैं, लेकिन एथेनॉल डीनेचर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीनेचर्ड अल्कोहल में एडिशनल केमिकल्स होते हैं, और ये एडिशनल केमिकल्स आर मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अगर डीनेचर्ड अल्कोहल का इंसान पिएगा तो उसकी मौत हो सकती है, वही हो रहा है आपका इस समय पे पंजाब में। ओके, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि भाई इलीगल लिक्विड इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है, न केवल पंजाब में, पूरे इंडिया में। इस तरह की केसेस रिसेंटली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, हर जगह देखने को मिले हैं, जहां मैसिव स्केल पे लोगों की जाने गई हैं। अब जब पंजाब पुलिस से पूछा गया जो इन जगहों पे इन्वॉल्व थे कि भैया कैसे ये कांड हो गया, तो पंजाब पुलिस ने बोला कि देखिए इन लिक्वर्स की स्मगलिंग होती है, लेकिन जो लोग मरे हैं उनके फैमिली मेंबर्स क्या बोल रहे हैं कि भैया जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं वो सड़कों पे बेचते हैं ये अल्कोहल। तो मतलब खुले आम वो अल्कोहल सड़कों पे बेचती है जिनको पी के लोग मरे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक शब्द निकल के आ रहा है दोस्तों, मूनशाइन मार्केट। मूनशाइन मार्केट क्या है? देखिए दोस्तों, मूनशाइन जो शब्द है ये एक्चुअली एक हाई प्रूफ डिस्टिल्ड स्पिरिट्स है जिसको इलिसिटली प्रोड्यूस किया जाता है बिना गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में होता है, यूएस, यूरोप, हर कंट्री में होता है। तो ये जो मूनशाइन मार्केट होती हैं ये इलीगली प्रोड्यूस्ड लिक्वर को डिनोट करती हैं, और दुनिया भर में इन मार्केट्स को इलीगल बोला गया है। इंडिया में ये जो मूनशाइन मार्केट है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कॉमर्शियल अल्कोहल है एक्सपेंसिव, तो कॉमर्शियल अल्कोहल को हर कोई खरीद नहीं सकता। तो भैया आप ये जो शराब की दुकानें हैं वहां पे जाके जो ब्रांडेड लिक्विड्स हैं उनको खरीदोगे तो कम से कम 100, 150, 200 के आएंगे। लेकिन पंजाब में ये जो छोटी छोटी बोतलों में लिक्विड बिकती है 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, आराम से लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो लेस एफ्लुएंट लोग हैं वो इस तरीके के लिक्विड को लेते हैं। करप्ट ब्यूरोक्रेसी इस पूरे लिक्विड को चलने में मदद करती है, उनका पैसा बंधा हुआ है। नारकोटिक्स यूज, ये जो पूरे लिक्विड वाला केस है ये चल क्यों रहा है? बिना प्रशासन के नहीं चल सकता, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व है। और पैसा बचाने के लिए जो लिक्विड वेंडर्स होते हैं वो मेथनॉल का प्रयोग कर लेते हैं इथेनॉल के बजाय, या फिर डीनेचर्ड इथेनॉल का प्रयोग करेंगे जो खतरनाक हो जाता है लोगों के लिए। ओके, तो ये जो मूनशाइन मार्केट्स है ये थ्राइव कर रहे हैं दोस्तों इंडिया में। इन मूनशाइन मार्केट्स को रेगुलेट करने की जरूरत है। तो अभी के लिए जो पॉलिसीज हैं वो फेल हो रही हैं इलिसिट अल्कोहल के प्रोडक्शन को रोकने में। ओके, और पंजाब में इस चीज की हालत बहुत अलार्मिंग है क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी नारकोटिक ड्रग यूज ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद एक मेडिकल व्यू पॉइंट भी आता है दोस्तों यहाँ पे। इलिसिट स्पिरिट, इलिसिट लिक्वर इस समय पे पब्लिक हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए पैंडेमिक फैल रहा है, और पैंडेमिक में वायरस से इम्यूनिटी की बात हो रही है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूमर हो तो अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, और खासकर अगर आप क्रॉनिक अल्कोहल कंज्यूमर हो, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो अल्कोहल आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है वायरसेस की तरफ उसको बहुत कम कर देता है।
तो ऑब्वियसली अगर उस केस में आपको कोविड का वायरस या कोई और वायरस पकड़ लेता है तो आपके बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? सॉल्व करने के लिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट होना पड़ेगा। उनके एफिशिएंट हुए बिना दूसरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, जो क्रेडिबल अल्कोहल है उसको मार्केट में उतारना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान दोस्तों इतना ज्यादा कुछ लोगों को तलब लगी शराब की तो उन्होंने सैनिटाइजर ही पी लिया। उनको लगा सैनिटाइजर में अल्कोहल है, इसको पी लो। इस तरीके के भी केसेस हमको सुनने को मिले। तो भैया जिसको शराब चाहिए ही चाहिए उसको अवेलेबल करा दो और एक प्रॉपर क्वालिटी की अवेलेबल करा दो। तो जो शराब की मैन्युफैक्चरिंग है उसको सरकार रेगुलेट करे एफिशिएंट तरीके से, ये बहुत जरूरी, ताकि लोग जो शराब पी रहे हैं कम से कम उससे मरे तो ना। दूसरा भाई, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज चलाई जा सकती है। डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज मतलब कि भैया लोगों को समझाओ, लोगों की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करो, उनसे बोलो कि शराब छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रांग करना, डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी चलाना, लोगों को कन्विंस करना कि आप शराब ना पियो, और अगर ये दोनों चीजें काम ना करें तो भाई ठीक ठाक क्वालिटी की शराब को गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर लोगों के सामने अवेलेबल करा दो, ताकि कम से कम पी के मरे तो ना। जो ये चीजें हमारे सामने आ रही इस तरीके की इंसिडेंसेस तो ना आए। अगला आर्टिकल है प्रॉफिटेरिंग ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है दोस्तों। शुरुआत कैसे की गई यहाँ पे देखिए, जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा, आपको पता है चीजों के दाम कितने बढ़ गए। सब्जियों के, फ्रूट्स के, इनके एग्जांपल्स मैंने पहले भी दिए हैं। जो मास्क 5 या 10 रुपए का मिलता था वो 150 रुपए का मिलने लगा, चूंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम थी। हालांकि बाद में मास्कों के दाम नीचे आ गए, सैनिटाइजर्स के दाम नीचे आ गए, चूंकि बहुत मास लेवल पे इन सैनिटाइजर्स का और मास्क का प्रोडक्शन शुरू हो गया। लेकिन अभी देखिए जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वहां दोस्तों काफी प्रॉब्लम चल रही है। जो डॉक्टर्स हैं वो लूट रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वो लूट रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे तो डॉक्टर्स ने आके कंप्लेंट की कि भैया हमारे हॉस्पिटल्स तो हमारे पेशेंट्स को लूट रहे हैं, इतनी लूटमार सही है नहीं। लोगों से 5-5, 6-6 दिन के 2-2 लाख, 3-3 लाख, 10-10 लाख के बिल वसूले जा रहे हैं। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की किट होती है उनका तक का चार्ज लोगों से लिया जा रहा है, और दिन में 7-7 हजार रुपए प्रतिदिन का चार्ज लिया जा रहा है। जबकि अलग अलग गवर्नमेंट्स ने एक सीलिंग फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते। जो एक ड्रग थी रामडेसिविर, ये एग्जांपल्स आपको आर्टिकल में दे रखे हैं, आप चाहो तो पढ़ लो, हालांकि जरूरी नहीं है पढ़ना। जो रामडेसिविर है, श्रीनगर में ये ड्रग बिक रही थी 36,000 रुपए की, जबकि इसका एक्चुअल रेट सरकार ने क्या फिक्स करके रखा हुआ है, 6,000 रुपए। फिर रामडेसिविर जो ड्रग है वो उतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसको लोग इनफॉर्मल मार्केट में भी बेच रहे हैं। तो जहां मुंबई में इस रामडेसिविर ड्रग का जो दाम है वो है 5400 रुपए, वहीं पे कुछ लोग इस ड्रग को मुंबई में 30,000 रुपए का बेच रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये चल रही है कि पैंडेमिक की सिचुएशन के दौरान जो लोग हेल्थ इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं या जो लोग कॉमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट करते हैं वो लोगों को लूट रहे हैं, और ये लूट हर फील्ड में। जैसे अगर किसी को कोविड हो गया तो जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस वाला है उसको अगर अपने घर तक छोड़ेगा या क्वारंटीन फैसिलिटी से छोड़ेगा तो पैसे मांगेगा। तो मुंबई में एम्बुलेंस वाला अगर हॉस्पिटल से घर छोड़ता है और डिस्टेंस 10 से 15 किलोमीटर है तो 30,000 रुपए ले लेगा। पुणे में 7 किलोमीटर के 8,000 ले रहे हैं। कोलकाता में 5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के 8,000 रुपए मांग रहे हैं। तो मतलब हर जगह लूट रहे हैं। हैदराबाद में 10 किलोमीटर जाने के 5 से 10,000 रुपए मांग रहे हैं। तो पैसा मांग मांग के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और ये चीज शुरू कब हो गई थी, जब लॉकडाउन इंपोज हुआ था। लॉकडाउन इंपोज हुआ, माइग्रेंट्स अपने घर जाने लगे। जब घर जाने लगे वापस, ट्रेनें बंद हो गई, सरकारी बसेस बंद हो गई, क्योंकि लॉकडाउन लग गया। तो प्राइवेट व्हीकल्स जा रहे थे, प्राइवेट व्हीकल्स ने खूब पैसा मांगा, प्राइवेट बसेस ने खूब पैसा मांगा, इनसे एग्जॉर्बिटेंट फेयर्स मांगे गए, और माइग्रेंट्स ये पैसा दे नहीं सकते थे। बहुत सारे लोग चल के जाने लगे और कई सारे लोगों की जानें चली गई, कई सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया। वो सब न्यूज़ें तो हम सुन ही रहे थे दोस्तों। कुछ ये जो एक्सटॉर्शन हो रहा है कोविड-19 के पैंडेमिक में, वो कुछ 1984 की याद दिला रहा है। दिसंबर 1984 में जब यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में गैस निकलना शुरू हो गई, गैस का नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जब ये गैस निकलना शुरू हुई इस प्लांट से, लोग भागना शुरू हुए। उन लोगों को दूर तक ट्रांसफर करने के लिए उस समय पे भी जो लोग बस वगैरह चला रहे थे, ऑटो वगैरह चला रहे थे, वो ज्यादा पैसे मांगने लगे, लोगों को परेशान करने लगे। तो जब इस तरीके की डिजीजेस फैलती हैं, इनके लिए हमारे नियम कानूनों में क्या है? तो 1897 में ब्रिटेन ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट लेके आए थे, और उस एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को यह ताकत दी थी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी डिजीज के फैलाव को रोकने के लिए, उसके आउटब्रेक को रोकने के लिए स्टेप्स ले सकता है।
और इस चीज का अरेंजमेंट किया गया सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ये बोलता है कि अगर कोई एपिडेमिक पैंडेमिक फैला या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे पब्लिक सर्वेंट को कुछ गलत होने से रोकना है, तो उस केस में वो ऑर्डर दे सकता है कि ये करिए, और अगर उसका ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया तो पनिश भी कर सकता है उस पर्सन को जो उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि जो सेक्शन 188 है इंडियन पेनल कोड का, ये इनफ नहीं है अभी के लिए। पैंडेमिक के जो दौरान देखा गया है उस समय पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अमेंड करने की जरूरत है। कॉमन मैन का एक्सप्लॉयटेशन रैम्पेंटली चल रहा है, और इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए अगर कोई ओवर चार्ज कर रहा है, मतलब इस पैंडेमिक के दौरान जब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइसेस को कैप कर रखा है, अगर यहां पे कोई ओवर चार्ज करता है प्राइसेस को, उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, क्योंकि लोग ऑलरेडी माइजरी और इग्नी से निकल रहे हैं और उस समय पे उनको परेशान करना वो सही नहीं है। अब परेशान केवल इस तरीके से नहीं किया जा रहा है कि उनको पैसे लिया जा रहा है, बहुत और तरीके परेशान करने के। हॉस्पिटल्स में आप एडमिशन नहीं दे रहे उनको, सेमेट्रीज में जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी को आप दफन नहीं होने दे रहे हो। तो इस तरीके के जो ऑफेंसेस है, दीज आर पनिशेबल ऑफेंसेस, और इन सब ऑफेंसेस को पनिश करने के लिए देयर इज अ नीड टू अमेंड द डीएमए एक्ट ऑफ 2005। ये बोला गया दोस्तों इस आर्टिकल में। ठीक है, फाइनल आर्टिकल की तरफ चलते हैं हम लोग। अ बिग डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट। सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका का मैप देख लें एक बार आप। ये रहा श्रीलंका का मैप, तमिलनाडु स्टेट के पास नजर आ रहा है। श्रीलंका और तमिलनाडु को सेपरेट करने वाली बॉडी को बोला गया पाक स्ट्रेट। यहां पे है गल्फ ऑफ मन्नार। तो भाई आप ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट की लोकेशन को ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं हो क्या रहा है दोस्तों श्रीलंका में। देखिए श्रीलंका में 5 अगस्त को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है। तो इलेक्शंस के दौरान 2-3 चीजें अच्छी हुई हैं श्रीलंका में। एक चीज तो ये अच्छी हुई है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स लगे हुए हैं, कोविड-19 के प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं, तो बहुत सारी रैलियां नहीं हो रही है। रैलियां नहीं हो रही है तो हेट स्पीचेस नहीं हो रही है। हेट स्पीचेस में एक कास्ट को दूसरी कास्ट के खिलाफ लड़ाना, तमिल सेक्शंस को बुद्धिस्ट सेक्शन के खिलाफ लड़ाना, बुद्धिस्ट को मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाना, ये सब श्रीलंका में भी बहुत होता है। ये चीज थोड़ी बंद हो गई। दूसरा दोस्तों, जो श्रीलंका की तमिल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब अपने तमिल एजेंडा के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट एजेंडा को भी लेके आ रही है, और वो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द तमिल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इकोनॉमिक आइडेंटिटी को ध्यान रख के तो भैया वोट वसूलना तमिलनाडु में एक नॉर्म रहा है, केवल तमिलनाडु में नहीं दुनिया भर में नॉर्म रहा है। लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टीज भी ये रिकॉग्नाइज कर रही है कि लोगों को पैसों की जरूरत है, लोगों को एक अच्छी लाइफ की जरूरत है जो उनको इकोनॉमिक पावर से मिलेगी। इसलिए इस बार श्रीलंका में जो इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे जो प्रोमिनेंट तमिल पार्टीज हैं, 2 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिए। तमिल नेशनल अलायंस, इसके लीडर हैं आर संपथन, इनका नाम ना याद रहे कोई बात नहीं। एक और तमिल पार्टी है तमिल मकाल थेसिया कोटानी, इनके जो लीडर हैं वो है सीवी विगनेश्वरन। ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज और जो दूसरी तमिल पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इकोनॉमिक एजेंडा लेके आ रही है। मतलब वो लोगों को बता रही है कि अगर हम जीते तो हम इकोनॉमिक फील्ड में आपके लिए ये काम करेंगे, आपके लिए जॉब्स वगैरह लेके आएंगे, आपकी लाइफ को सुधारने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की चीजें पहले नहीं होती थी। तो ये आर्टिकल बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो जब डेमोक्रेसी की बात आए, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने की बात आए, तो कंटेक्चुअली आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इंडिया से रिलेटेड फैक्ट तो देखिए आंसर्स में बहुत सारे लोग लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड फैक्ट 2-3 लाइनों में अगर आप अपने आंसर में कोट कर देते हो, आपको काफी फायदा हो सकता है नंबरों में। तो ये मेरा व्यू पॉइंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, और वीडियो का जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे आपको मिल जाएगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।